वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जॉन मिल्टन को पढ़ेंगे। जॉन मिल्टन जो है एक इंग्लिश पोइट है और इंटेलेक्चुअल है। जॉन मिल्टन का जो पहला सोनेट जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, आज हम उसकी स्टडी करेंगे। इस सोनेट की स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा बहुत जान लें तो ठीक रहेगा। तो जॉन मिल्टन जो था, जो पहली बात आपको जाननी है जॉन मिल्टन के बारे में वो ये है कि जॉन मिल्टन जो था उसका जन्म 1608 में हुआ था और इसकी डेथ जो थी वो 1674 में हुई थी। सेकेंड थिंग जो आपको जाननी है, एट द एज ऑफ 44, एट द एज ऑफ 44 मिल्टन became blind 44 साल की एज में मिल्टन जो था अंधा हो गया था। मिल्टन अंधा होने का कारण क्या था? ही वाज ए वोरेशियस रीडर। वोरेशियस रीडर मीन्स वो बहुत ज्यादा पढ़ता था, रात रात पढ़ता रहता था। इसके कारण उसकी आंखों की रोशनी जो थी वो चली गई थी। मुश्किल से 4 घंटे सोता था मिल्टन, इसलिए उसकी आंखों पर इसका प्रभाव पड़ा, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तो पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जॉन मिल्टन जो था वो 44 साल की एज के अंदर ब्लाइंड हो गया था, उसकी आईसाइट जो थी वो जा चुकी थी। नेक्स्ट थिंग जो हमें जाननी है मिल्टन के बारे में, मिल्टन एक इंग्लिश पोइट था। क्या ध्यान रखना है? मिल्टन वाज एन इंग्लिश पोइट और एक इंटेलेक्चुअल। एक इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान था, बहुत ब्रेन था इसके अंदर। हु सर्व एज ए सिविल सर्वेंट, और उसने एक सिविल सर्वेंट की नौकरी की थी। किसके लिए? फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर एक कॉमनवेल्थ पीरियड चला था। तो कॉमनवेल्थ पीरियड जो चला था वो 1669 से लेकर के 1660 तक चला था। तो कॉमनवेल्थ पीरियड किसके शासन में चला था? ओलिवर क्रोमवेल के शासन में कॉमनवेल्थ पीरियड चला। कॉमनवेल्थ का मतलब होता है 2-3 जो देश जो थे, जैसे वेल्स था, आयरलैंड था, स्कॉटलैंड था, इंग्लैंड था, इन सब के ऊपर एक ही व्यक्ति का शासक, एक ही व्यक्ति का शासन था। 4-5 देश के ऊपर, 4-5 जो जगह जो थी उन पर, मतलब यूरोप के अंदर ऊपर एक ही व्यक्ति का शासन था। किसका शासन था? क्रोमवेल। इसलिए इसको कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है। तो ये कब चला था? 1649 से चला था और 1660 तक चला था। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है मिल्टन के बारे में, उसने एक एपिक पोएम लिखी थी। एपिक पोएम बहुत बड़ी पोएम होती है। उस पोएम का नाम था पैराडाइज लॉस्ट। कब आई थी? 1667 में। 1667 के अंदर जॉन मिल्टन ने एक पोएम लिखी थी, इसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट, और इसको लिखा गया था ब्लैंक वर्स के अंदर। यह ध्यान रखना है, पैराडाइज लॉस्ट जो एक एपिक पोएम है, इसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है जिसके अंदर आयामिक पेंटामेट्रिक का यूज किया जाता है। ब्लैंक वर्स के अंदर आयामिक पेंटामेट्रिक का यूज किया जाता है, एक राइम में मतलब कोई लिखी जाती है। तो ध्यान रखना है, ब्लैंक वर्स के अंदर इस पोएम को लिखा गया था। अब हम सोनेट की बात करेंगे, जिसको हमारे सिलेबस में भी है और कोर्स में भी है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आखिर मिल्टन में ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट जो है, एक तरह का कह सकते हैं एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट मतलब एक पर्सनल सोनेट है। इसके अंदर मिल्टन जो है एक गहरा दुख व्यक्त कर रहा है। गहरा दुख क्यों व्यक्त कर रहा है? कि मिल्टन की जो आंखों का प्रकाश जो था वो जा चुका है, तो गॉड से एक तरह से शिकायत कर रहा है। गॉड ने उसको एक टैलेंट दिया था। कौन सा टैलेंट दिया था? गॉड ने मिल्टन को पोएटिक टैलेंट, काव्य प्रतिभा छेपन कहते हैं। गॉड ने मिल्टन को पोएटिक टैलेंट दिया था और मिल्टन जो था उस टैलेंट का यूज करना चाहता था, गॉड की सेवा करना चाहता था अपने टैलेंट के द्वारा। लेकिन हुआ क्या? गॉड ने उसकी आईसाइट ले ली, उसकी आंखों की ज्योति चली गई। इसलिए मिल्टन को बहुत गहरा दुख हुआ। तो गॉड से एक तरह की शिकायत इस सोनेट में कर रहा है। तो एक तरह का क्या है? पर्सनल सोनेट है। सुनाइएगा। तो सोनेट क्या है? इसके अंदर
सो इसके अंदर मिल्टन जो गॉड से कंप्लेन कर रहा है, लेकिन बाद में जब सोनेट खत्म होता है तो बाद में ये भी कहता है कि गॉड जो करता है वो ठीक करता है, गॉड जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। ये बात भी वो कहता है, हमें तो बिना किसी रिवार्ड के, बिना किसी पुरस्कार के गॉड की सेवा करते रहना चाहिए। ये बातें इस सोनेट में बताई गई है। अब लाइन टू लाइन इस पोएम की एक्सप्लेनेशन समझेंगे ताकि आपको सोनेट अच्छी तरह समझ में आ जाए। When I consider how my life is spent, at half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me, useless though my soul more went, to serve therewith my Maker and present my true account, lest he returning child doth God exact day labor light and night। यहां तक देखेंगे। ये मैंने सोनेट कुछ लाइनें आपके लिए बोर्ड पे लिख दी हैं ताकि आपको ये सोनेट अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं सोनेट की पहली लाइन। व्हाट द फर्स्ट लाइन ऑफ द सोनेट सेज। सोनेट की पहली लाइन क्या कहती है, ये देखिए। व्हेन आई मींस मिल्टन, कंसीडर माने थिंक, विचार करना, लाइट मींस आई साइट, आंखों की ज्योति, स्पेंड का मतलब गॉन अवे, एर माने बिफोर पहले, हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। पहली तो लाइनें जो हैं, फर्स्ट टू लाइन्स ये बता रही है कि मिल्टन ये सोच रहा है कि उसकी आंखों की ज्योति जो है वो चली गई है। एर हाफ माई डेज का मतलब बिफोर हिज हाफ एज, वो अभी उसने अपनी आधी एज भी पार नहीं की है, उसने अभी अपना आधा जीवन भी नहीं जिया है, उससे पहले ही उसकी आंखों की ज्योति चली गई है। और आंखों की ज्योति जाने के बाद परिणाम क्या हुआ, दिस वर्ल्ड बिकेम डार्क एंड वाइड, संसार उसके
उसके लिए अंधकारपूर्ण हो गया और वाइड माने विस्तृत हो गया। पोइट ये कहना चाहता है कि जब उसकी आंखों की ज्योति चली गई तो इस दुनिया जो थी उसके लिए अंधकार में डूब गई और वो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा वो सोचने लगा। एंड दैट वन टैलेंट मीन्स पोएटिक टैलेंट, काव्य प्रतिभा, विच इट इज देयर टू हाइड, और वो काव्य प्रतिभा गॉड को मिल्टन सोचता है कि गॉड हैज गिवन हिम पोएटिक टैलेंट, गॉड ने उसको पोएटिक टैलेंट दिया है। विद दैट टैलेंट ही मस्ट सर्व गॉड, उस टैलेंट से उसे गॉड को सर्व करना है। बट मिडिल एज में ही गॉड ने उसकी आंखों की ज्योति, उसकी आई साइट जो थी उसको छीन लिया। कौन सी ज्योति? विच इज डेड टू हाइड, इसका मतलब जो मरने के साथ समाप्त होनी चाहिए थी। गॉड ने जो उसको आई साइट दी थी, जो पोएटिक टैलेंट दिया था, वो उसके मरने के बाद जाना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही गॉड ने उसका जो पोएटिक टैलेंट है उसको वापस ले लिया। सुनाई बात? तो पोएट क्या कहना चाह रहा है? जब वो ये विचार करता है कि उसकी आंखों की ज्योति, जब उसकी आंखों की ज्योति कैसे चली गई तो सारा संसार उसके लिए एक अंधकार युक्त हो गया और वो ये सोचने लगा कि गॉड ने उसको पोएटिक टैलेंट दिया था जो उसके मरने के साथ जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? गॉड ने उस टैलेंट को उसकी डेथ से पहले ही, उसकी मिडिल एज में ही उस टैलेंट को गॉड ने वापस ले लिया। लॉज विद मी यूजलेस, लॉज विद मी यूजलेस मतलब दैट टैलेंट व्हिच गॉड हैड गिवन टू हिम बिकेम यूजलेस, मतलब जो टैलेंट गॉड ने उसको दिया था वो टैलेंट यूजलेस हो गया। नाउ इफ हाउ कैन ही यूज हिज टैलेंट, उसकी आंखों की ज्योति चली गई है, हाउ कैन ही यूज, अब वो कैसे अपने उस टैलेंट का यूज करेगा जो गॉड ने उसको दिया था? इस बात का मिल्टन को बहुत दुख है। तो these 4 lines show the deep sorrow of the poet। ये चारों पंक्तियां क्या बता रही है कि पोइट को बहुत गहरा दुख हो रहा है, पोइट को एक सदमा सा लग गया है, पोइट एक शॉक वाली स्थिति में है कि अब क्या होगा, मेरे पास जो था वो तो गॉड ने ले लिया, अब मैं कैसे गॉड की ग्लोरी में गीत गाऊंगा, गॉड के सम्मान में गीत गाऊंगा, कैसे मैं अपने पोएटिक टैलेंट का यूज करूंगा। दो माय सोल मोर वेंट, सोल माने आत्मा, मोर वेंट का मतलब चाहना यहाँ पर, टू सर्व देयर विद माय मेकर माने गॉड, हालांकि मेरी आत्मा जो है वो गॉड को सर्व करना चाहती है, अंदर से वो गॉड को सर्व करना चाहता है, उसकी गहरी तमन्ना है, गहरी चाहिए, जो डीप डिजायर टू सर्व गॉड, उसकी गहरी इच्छा है कि वो गॉड को सर्व करे। बट हाउ कैन ही यूज हिज टैलेंट बिकॉज़ गॉड हैज टेकन हिज आई साइट, कैसे यूज करेगा? क्योंकि गॉड ने उसकी आई साइट को वापस ले लिया है। एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट, और कैसे वो अपना जो ट्रू अकाउंट है उसको, ट्रू अकाउंट का डिस्क्रिप्शन वर्णन, कैसे वो अपना ट्रू अकाउंट को प्रस्तुत कर पाएगा जो गॉड ने उसको दिया है, गॉड ने उसको टैलेंट दिया है, उसको कैसे प्रस्तुत कर पाएगा, कैसे वो गॉड के सम्मान में रचनाएं लिख पाएगा, गीत लिख पाएगा, पोएम लिख पाएगा। लीस्ट मतलब कहीं ऐसा न हो ही रिटर्निंग चाइल्ड में इसको डांटना, ऐसा नहीं हो जाए कि जब वो वापस जाए इसके पास जाए गॉड के पास, जब वो गॉड के पास जाए तो गॉड उसको हो सकता है डांटना शुरू कर दे। क्यों डांटना शुरू कर दे? अरे भाई मैंने तेरे को तो पोएटिक टैलेंट दिया था, यू डिड नॉट यूज दैट टैलेंट, तेने उस टैलेंट का यूज नहीं किया, तो हाउ विल प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट, कैसे मैं अपने आप को प्रस्तुत कर पाऊंगा गॉड के सामने। इतनी बात समझ आगे लिख सकते? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न पूछता है, डॉट गॉड एग्जैक्टली लेबर, इसका मतलब क्या हुआ? डज गॉड वांट द लेबर इफ लाइट डिनाइड, क्या गॉड ऐसे व्यक्ति से
ये अपेक्षा करेगा कि वो उसकी जो टैलेंट दिया है उसका यूज करे, उसकी लाइफ डिनाइड करना, आंखों की ज्योति लेने के बाद गॉड ने डिनाइड में लेना, भाई डिनाइड मना करना होता है लेने से, गॉड ने उसकी आंखों की ज्योति को ले लिया, गॉड ने उसकी आईसाइट को ले लिया। अब क्या गॉड अब भी चाहेगा कि पोइट जो है अपने टैलेंट का यूज करे? इस लाइन का मतलब ये है कि क्या गॉड ये चाहता है कि मतलब वह अपने टैलेंट का यूज करे? हालांकि उसने उसकी आईसाइट जो है उसको वापस ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bears mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed. And post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. ये मैंने सारी जो बचा हुआ सोनेट वो भी लिख दिया है। अब हम समझेंगे, जैसे कि पिछले भाग में हमने समझा कि मिल्टन जो है वो बहुत डीप सुरों में है, गहरे दुख में है। गहरे दुख में क्यों है? बिकॉज गॉड हैज टेकन हिज आई साइट एंड ही वांट्स टू यूज द टैलेंट विच हैड गॉड गिवन हिम। गॉड ने उसके टैलेंट उसको वापस ले लिया है। गॉड ने उसको टैलेंट तो दिया है जिसका वो यूज भी करना चाहता है, लेकिन क्या करें, गॉड ने उसकी आई साइट को वापस ले लिया। आगे बढ़ते हैं हम। आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मतलब खुशी से, हैप्पीली। अब मैं गॉड से पूछता है, बट पेशेंस, धैर्य के साथ। अब गॉड से पूछता है धैर्य के साथ कि क्या गॉड ने सही किया? Whatever God has done is right, जो गॉड ने किया है क्या वो सही है? धैर्य करता है, धीरज करता है, सोचता है, विचारता है, वो पूछता है। टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मर्मर माने कंप्लेन, शिकायत। उसके अंदर की शिकायत क्या थी? मिल्टन की शिकायत क्या थी? मिल्टन की शिकायत थी कि गॉड हैज टेकन द टैलेंट बैक
which he had God given to him. गॉड ने वो टैलेंट वापस ले लिया है जो गॉड ने उसे दिया था, लेकिन soon reply, पेशेंस के बाद, सोचने विचारने के बाद उसको जवाब मिलता है। क्या जवाब मिलता है इसको? खुद ही कुछ सोच रहा है, क्या जवाब मिलता है? God doth माने does not need either man's work or his own gifts। क्या जवाब मिलता है इसको? गॉड को कोई जरूरत नहीं है ना तो मनुष्य के कार्य की ना अपने उपहारों की। गॉड कभी नहीं चाहता उन गिफ्ट्स को वापस लेना जो मनुष्य ने उसको दिए हैं। गॉड कभी नहीं चाहता कि मनुष्य कर्म करे, कार्य करे, ये तो मनुष्य के ऊपर है कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। गॉड अपने पुत्रों से, मनुष्य रूपी पुत्रों से कभी नहीं चाहता अपने गिफ्ट्स को, और उस मनुष्य से कभी नहीं चाहता कि उसके लिए कोई कार्य करे, उसकी प्रशंसा में कोई गीत गाए या कुछ लिखे। Who best here is mild yoke। माइल्ड योग का मतलब वे लोग, योग होता है जुगा, एक बैल के ऊपर रखते हैं, इसका मतलब who best here is mild yoke, वे लोग जो उनको जिम्मेदारी दी है, वे लोग जिनको गॉड ने जिम्मेदारी दी है, और यदि वो जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, दे सर्व इन बेस्ट, तो वे गॉड की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। कहने का मतलब ये है, वे लोग जो गॉड ने जैसा भी दिया है, जो भी उसके मन में आता है, अच्छा कार्य करता है, तो वो जो जिम्मेदारी गॉड ने उसको दी है वो यदि उसको पूरी निभाता है तो वो गॉड की अच्छी सेवा करता है। हिज स्टेट, हिज माने गॉड की स्टेट जो है किंगली माने राजा जैसी है। गॉड की स्टेट तो कम नहीं है, ऐसी बात नहीं। गॉड जैसे एक तरह एक राजा जो होता है, सभी लोगों को ध्यान रखता है, सभी लोगों को ये चाहता है कि सभी लोग खुश रहें, वैसे ही गॉड भी एक किंग के समान ही है। गॉड भी चाहता है कि उसकी मनुष्य जाति जो है वो खुश रहे और आराम से रहे। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग माने आदेश, हजारों लोग, बिडिंग माने आदेश, किसका आदेश? गॉड का, बिडिंग माने ऑर्डर, आदेश, गॉड के आदेश पर हजारों लोग जो हैं स्पीड, तेजी से चल पड़ते हैं। स्पीड माने तेजी से चल पड़ना। हजारों, गॉड किसी से कोई काम करने को कहे तो बंदा जो है उस काम को पूरा करने के लिए तेजी से चल पड़ता है। एंड कोर्स ओवर लैंड एंड ओशियन, वो परवाह नहीं करता कि रास्ते में भूमि है या समुद्र है, महासागर है, सबको पार कर जाता है विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के, बिना किसी आराम के। यदि गॉड के जो देवदूत हैं, गॉड के जो प्रिय हैं, यदि गॉड उनसे कुछ करने के लिए कहता है तो वे लोग बिना आराम के, बिना किसी शिकायत के चल देते हैं। चाहे वो काम भूमि के पार, चाहे वो भूमि पार करनी पड़े, चाहे महासागर का पार करना पड़े, उस काम को पूरा करके ही वापस लौटते हैं। अंतिम लाइन और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन एग्जाम में पूछी जाती है, पंक्ति जो है किस पोइम से। बड़े बड़े एग्जाम में ये पंक्ति पूछी जाती है, प्रोफेसर का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, बड़े बड़े एग्जाम में पंक्ति पूछी गई है कि पंक्ति जो है किस पोइम की, तो आपको ध्यान रखना है। कौन सी पंक्ति? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड इन नीड, ये वाली पंक्ति। इसका मतलब क्या है? वे लोग भी गॉड की सेवा करते हैं, वे लोग भी गॉड की सेवा करते हैं, ओनली स्टैंड इन नीड, जो सिर्फ इंतजार करते हैं। वे लोग भी मतलब गॉड की सेवा करते हैं जो सिर्फ सेवा करने का इंतजार करते हैं। कहने का मतलब कोई नहीं कहना चाहता है, वे लोग भी मतलब गॉड की सेवा करते हैं जो गॉड ने जो उनको टैलेंट दिया है उसका यूज करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो पूरी पोएम जो है, इस पूरी पोएम के अंदर मिल्टन ने एक अपनी व्यक्तिगत भावना को व्यक्त किया है। व्यक्तिगत भावना क्या है कि मिल्टन जो है उसकी मिडिल एज में ही, मतलब 44 इयर्स की एज में ही वो अंधा हो गया था, और उसे गहरा दुख हुआ इस बात का कि उसकी आंखों की ज्योति चली गई, उसका पोएटिक टैलेंट जो है वो कैसे उसका यूज कर पाएगा। सुनाई बात? तो ये पोएम की मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। पोएम एक बार कोई वीडियो सुनने दोबारा देख लेना इसको, और तुम्हारे पास नोट्स वगैरह हो तो समरी वगैरह एक बार पढ़ लेना। ठीक है, गूगल में जाकर भी समरी पढ़ सकते हैं आप इसकी, वहां भी दे रखी है समरी।
हिंदी में तो इसको समझा दिया, एक लाइन एक्सप्लेन कर दी है। थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में होगी, वो भी मिल्टन की कोई में, कल उसी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। एक बात और बताना चाहूंगा, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और आप यदि ऐप में नहीं देखें तो रोमन इंग्लिश क्लासेज के नाम से आप YouTube में चैनल खोल सकते हैं, रोमन इंग्लिश क्लासेज के नाम से। वहां पर भी वीडियो देख सकते हैं, और भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को फायदा उठाएं, और अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस क्लास।